हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक शुरू करेंगे और आज से हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी क्लासेस की बुक्स, सारे ही चैप्टर्स हिस्ट्री के एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने देखा था, दिन में हमने आज शाम 5 बजे एक लेक्चर अपलोड किया था जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड था। ज्योग्राफी पर चैप्टर था हमारा। ज्योग्राफी हमने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो शुरू की है वो हमने क्लास 9 से शुरू की है। जैसे कि हमने आपको बताया, हम 9 से 12 तक पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को 6 to 8 करेंगे। लेकिन बाकी के सारे जो हमारी एनसीईआरटी है वो हम सारी कैसे हम सीरियल वाइज कवर करेंगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे, देखने में तो आपको ये लगेगा कि एक मामूली सा 6 क्लास का चैप्टर है, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हों जनरल स्टडीज के टॉपिक में, तो वहां से ऐसे एग्जाम्स में अगर एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें इस बुक से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए जनरल स्टडीज का, जहां से एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं और उसमें 6 क्लास की बुक से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखने में आपको पहली नज़र में तो ये लगेगा कि ये क्लास 6 की बुक है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो बच्चे, जो एस्पायरेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आईएएस की और स्टेट सिविल सर्विसेज की, उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। देखिए, क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है और जो स्टेट सर्विसेज कमीशन होते हैं, वो हमेशा लिबरल रहकर चलते हैं। वो कभी भी किसी सेक्शन को लेकर बायस्ड नहीं होते। जैसे कि इसके संदर्भ में एक एग्जांपल हम इस तरह समझा सकते हैं कि यूपीएससी स्पेशली ये चाहती है कि किसी के साथ पार्शलिटी ना हो। ऐसा ना हो कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इस दौड़ में पीछे रह जाएं, अपॉर्चुनिटीज उनको पूरी ना मिले। इसलिए यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी को ही बेस मानकर क्वेश्चन पुटअप करती है और इसलिए कभी भी विवाद की स्थिति आती है तो यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी के डेटा को ही ऑथेंटिक और फाइनल डेटा कंसिडर करती है। इसलिए आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन 90% एनसीईआरटी से बाहर का नहीं होता है यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, क्योंकि उसकी वजह यही है कि अफोर्ड 500-600 रुपए की, 700 रुपए की बुक अच्छी फैमिली के जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, ऐसी फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मध्यम दर्जे के या गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो इतनी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं करते हैं। इसलिए आप कभी भी नोटिस करेंगे, यूपीएससी कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि मुखर्जी नगर और आपके पटेल नगर में जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो 2-2, 3-3 लाख रुपए में कोचिंग्स कराते हैं, इसलिए उनके नोट्स से कभी भी क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं। वो भी एनसीईआरटी, अगर नोट्स भी बनवाते हैं वो स्पेशल नोट्स नहीं बनवाते हैं। वो जितने भी नोट्स होते हैं उनके 80% नोट्स उनके एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लीजिए। उसकी वजह ही यही है कि वो जितने भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जानते हैं कि यूपीएससी एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि वो पार्शियलिटी नहीं करती है गरीब बच्चों के साथ। तो इसलिए इस संदर्भ में क्लास 6 हमारी एनसीईआरटी सारी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हमारी क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। इसके नाम में ही बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। यहां बात हो रही है मानव सभ्यता की, कि मानव की शुरुआत या उसकी जीवन यापन की शुरुआत कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, उसका मानव हमारे ह्यूमन लाइफ का एक क्रमिक अवस्था के बारे में इस चैप्टर में, इस पहले चैप्टर में बताया गया है। कि आप सोचते होंगे कि दुनिया जब शुरू हुई तो पहला इंसान जब दुनिया में आया, या अभी तक जो हमें पता चला है, हमारे जितने भी स्रोत हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए, उन स्रोतों के जरिए हमें जो ये पता चला है कि जो पहला इंसान दुनिया पे आया, वो कभी कभी हम सोचते हैं कि कहाँ पर आया होगा। अगर उसने अपना पेट पालने के लिए कुछ काम करना शुरू किया तो उसने किस तरह शुरुआत की होगी, उसने क्या खाना शुरू किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो आज दुनिया में आया पहली बार और उसने फौरन सब्जी उगा ली। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि सब्जी तुरंत उगा ली या फिर मैगी बना के खा ली। ऐसा तो नहीं किया होगा, मैगी बनाकर तो नहीं खाई होगी बाबा आदम ने। तो इस तरह, इसलिए जो विकास हुआ होगा, मानव का विकास की एक क्रमिक अवस्था होती है कि जैसे जैसे मानव डेवलप होता है उसी तरह उसकी खान पान में, उसके पहनावे में, उसके रहन सहन में, हर चीज़ में क्रमिक तौर पर बदलाव आता है। जैसे कि अगर आपके पास, आप अगर मान लीजिए किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अचानक आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका लाइफ स्टाइल तुरंत चेंज हो जाए। अगर तुरंत चेंज होगा तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको क्रमिक अवस्था में चेंज होना होगा।
आपको हल्के हल्के चेंजेस लानी पड़ेंगी अपने अंदर। आप फौरन जैसे ही पैसा आए आप तुरंत राडो की घड़ी पहनना शुरू नहीं कर देंगे। आप कैशियो एकदम से हो सकता है कि आप शुरुआत कैशियो की घड़ी से करें तो राडो तक बाद में पहुंचे। तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक आपके पास पैसा आया और आप फौरन एक लोकल घड़ी से या तो पहले घड़ी पहनते ही नहीं थे और डायरेक्ट राडो पर आ गए, वरना आसपास मोहल्ले वाले पकड़ लेंगे कि भाई कहां से आ गया पैसा, एकदम राडो कैसे पहनने लगे। तो मानव की जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, इसकी अवस्थाएं होती हैं। यहां से डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मानव सभ्यता की क्रमिक अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। आखेट, कृषि, शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, और इस तरह 3-4 क्वेश्चन आपको। औद्योगिकरण, ये मानव की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले मानव ने आखेट शुरू किया, तो हम शुरू करेंगे आज के लेक्चर से कि आखेटक, पशुपालक, हमें पता कैसे चलता था कि लोग पहले आए कहां पर या लोगों ने क्या क्या खाना पीना शुरू किया। ये वैसे आपको इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर कल प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ, कल आज के ज्योग्राफी के लेक्चर की भी और इस हिस्ट्री के लेक्चर की भी। डेली अब हमारे लेक्चर आएंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम साइंस को शुरू करेंगे। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए कि हम योजना की कंपाइलेशन आपको देंगे। योजना जनवरी 2021 से लेकर अब तक की, जो कि आपकी यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स की और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमें यह जानना होगा कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, खाना पीना का इंतजाम किस तरह करते थे, क्या वहां पर पहले जैसे कि मनोरंजन के लिए क्या करते थे। अगर देखिए सब कुछ हो जाए, सर्वाइवल के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त कर लिया, अपने खाने पीने का भी कर लिया, अपने पहनने का भी कर लिया, रहने का भी कर लिया। अब मानव की एक आवश्यकता होती है उसका मनोरंजन, वो हमेशा काम नहीं कर सकता, उसको मनोरंजन के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो मनोरंजन किस तरह करते थे। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी पर डिपेंड है कि मानव की क्रमिक अवस्थाएं उसके विकास की क्या रही। लोग कहां रहते थे, सबसे पहले हम शुरुआत यहां से करेंगे कि लोग कहां रहते थे। तो आपने देखा होगा, अगर इंडिया का आप मैप देखेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में जो बात हो रही है उसमें ये पता चलेगा आपको कि सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर मिले हैं। नर्मदा नदी कहां बहती है, आपको देखिए ये क्रम याद होना चाहिए। ये विंध्या है, सतपुड़ा, इसी के दोनों के बीच में, ये मध्य प्रदेश में, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा के विंध्या रेंज के नीचे है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के नीचे है सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा रेंज के नीचे है तापी नदी। तो ये दोनों नर्मदा और तापी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में, लगभग हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, या निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदियां हैं। उसमें दे दिया जाएगा आपको 5-6 नदियों का नाम, और बीच में इसी तरह नर्मदा और तापी को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पूर्व में बहने वाली नदियां हैं या कौन सी पूर्व में बहने वाली नदियां नहीं हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, पूर्व में बहने वाली नदियां अपने जहां पर जल विसर्जन करती हैं तो वहां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ये जो पश्चिम में बहने वाली नदियां होती हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर लोगों ने रहना शुरू किया। यहां पर रहने वाले आरंभिक लोग क्या थे, कुशल संग्राहक। ये क्या करते थे, अब देखिए ये संग्राहक थे। अब किस चीज के संग्राहक, संग्राहक से आप मीनिंग समझ रहे होंगे कि ये किसी चीज का कलेक्शन करते थे। तो ये कलेक्शन क्या होता था, देखिए ना तो जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तो उसने डायरेक्ट किसी चीज को की खेती करना शुरू नहीं की, जानवरों को मारना शुरू नहीं किया, क्योंकि उसको अडॉप्ट करने में उसको कुछ समय लगा होगा। तो जाहिर सी बात है जब उसे भूख लगी होगी तो अचानक वो देखिए अभी तो जैसे ही मानव दुनिया में आया तो उसको अचानक भूख तो नहीं लगी होगी। जब उसको भूख लगी होगी तो उसने ऐसा तो नहीं है अभी भूख लगी तो अभी उसके ध्यान में ये आएगा, उसके दिमाग में ये आएगा कि वो किसी जानवर को मार दे और उसको पकाकर खा ले या कच्चा खा ले, जैसे भी हो। तो ऐसा वो सोचने में समय लगेगा। आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि एकदम रेडीमेड चीज क्या तैयार है। तो रेडीमेड तैयार क्या मिलेगा आपको, रेडीमेड तैयार कौन से क्या मिलेगा, फल मिलेंगे। अगर फल होंगे, अगर कोई कंदमूल होंगे तो वो रेडीमेड तैयार होंगे, कोई जड़ी बूटी होगी तो वो रेडीमेड तैयार है, तोड़ो और खा लो। कोई फूल होगा किसी पेड़ में तो वो तोड़ो और खा लो। तो आरंभिक लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे, वो कलेक्टर थे। वो क्या करते थे, कलेक्शन करते थे। किस चीज का, कंदमूल जो होते थे, जो जंगलों में फल सब्जियां होते थे उनका कलेक्शन करते थे, जो जंगली तौर पर निकल आते हैं। आप देखते होंगे जंगलों में या जो हमारे रोडों के किनारे पेड़ लगे रहते हैं, एक तरह का जंगल सा बन जाता है, तो वहां पर प्राकृतिक रूप में किसी ना किसी चीज की कोई ना कोई चीज पैदा होने लगती है, उगने लगती है। तो उन्हीं चीजों का ये कलेक्शन करते थे और इन्हीं चीजों को अपने भोजन के लिए यूज किया करते थे। फिर भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर संग्रह करते थे।
और फिर उसके बाद वो जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेटक यानी कि शिकारी टाइप के भी थे। फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। देखिए ये क्रमिक अवस्था है, ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये क्रम याद रखना जरूरी है। सबसे पहले क्या थे, संग्राहक, उसके बाद क्या हुए, आखेटक। आखेटक किसे कहते हैं, यानी कि शिकारी हुए। अब शिकारी के बाद हल्के हल्के और डेवलपमेंट होगा। फिर उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट किधर आ जाएगा, ये एरिया आपका, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ये सुलेमान रेंज मिलेगी, सुलेमान रेंज, और ये किर्थर रेंज। तो ये क्या है, ये ऐसे स्थान है जहां पर 8,000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से यूपीएससी पूछ चुकी है, और स्टेट सर्विस कमीशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव सभ्यता में सबसे पहले किस फसल को उपजाना शुरू किया। तो कौन सी फसल थी सबसे पहले, मानव ने, अगर बात होगी मानव ने सबसे पहले कौन सी फसल को उपजाना शुरू किया, तो गेहूं और जौ। और अगर यह पूछा जाएगा कि भारतीय क्षेत्र में या भारत के अंतर्गत सबसे पहले मनुष्य ने किस फसल को उपजाया, तो यहां पर चावल का जिक्र आएगा, क्योंकि भारत में सबसे पहले चावल उपजाया गया। और मनुष्य की अगर पूरे होल ह्यूमैनिटी की बात होगी, पूरी मानव सभ्यता की बात होगी, विश्व की पूरी मानव सभ्यता की, तो सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया। और कितने साल पहले, 8,000 साल पहले। किन एरियो में, सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों की एरियो में जो लोग रहते थे, यहां पर जो लोग रहते थे, यहां पर इन्होंने गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया। और इनके पालतू पशु कौन थे, भेड़ बकरी गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो यहीं से एक क्वेश्चन और फैक्चुअल आ जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु के रूप में अपनाया, तो भेड़ बकरी को पालतू पशु के रूप में अपनाया गया। और ये लोग देखिए, तो इस तरह के लोग किस तरह, ये जो कल्चर था, ये किस तरह का कल्चर था, ये कल्चर जो था विलेज कल्चर था। ये लोग गांवों में रहते थे। अर्बनाइजेशन का यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है, अभी अर्बनाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। अब आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, आपको पता ही होगा। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, ये सारा रीजन जो है ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और यहाँ पर आपका मध्य भारत है। मध्य भारत का रीजन कौन सा, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर मध्य प्रदेश के रीजन में विंध्य पहाड़ियां जो है, विंध्य पहाड़ियां और नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये ऐसे स्थान थे जहां पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। तो भारत में सबसे पहले कृषि का विकास कहां हुआ है, विंध्य पहाड़ियों के आसपास और नॉर्थ ईस्ट रीजन के आसपास। लेकिन अगर पूरे मानव सभ्यता की बात होगी तो कृषि का सबसे पहला विकास कहां हुआ है, सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के आसपास। तो आप देखेंगे कि मानव सभ्यता ने सबसे पहले कृषि का विकास किया सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों में। और किस फसल का उपजाना शुरू किया, गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया। लेकिन अगर वहीं भारत के संदर्भ में बात होगी तो भारत में सबसे पहले कृषि का विकास कहां हुआ है, विंध्य पहाड़ियां और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के आसपास। तो और यहां पर मानव ने किस फसल को उपजाना शुरू किया, यहां पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। विंध्य पहाड़ियों में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे पहले चावल उपजाया गया, और जो जहां पर चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्या के उत्तर में थे। अब आप एकदम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। विंध्या के उत्तर का मतलब ये है कि ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन कौन सा है, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों से यहां पर उपजाऊ रीजन है, फर्टाइल लैंड है, एकदम फर्टाइल लैंड कि यहां पर कुछ भी खाकर आप फेंक दो तो वो पेड़ निकल आएगा 2-3 महीने बाद। तो इस तरह की लैंड है। इसलिए विंध्या के उत्तर का रीजन जो है, जो कि सोन, आपका चंबल आदि नदियों का रीजन है, जो आपकी गंगा की सहायक नदियां, चंबल तो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन सोन आपकी गंगा की सहायक नदी है। बेतवा, केन, ये सारी गंगा की सहायक नदियों का जो रीजन है, यहां पर चावल की सबसे पहले फसल शुरू हुई। तो आप इसको मैप के जरिए भी देख सकते हैं। ये विंध्या का रीजन है, विंध्या के आसपास, विंध्या के उत्तर में चावल की खेती शुरू हुई। और ये सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां हैं जहां पर सबसे पहले गेहूं और जौ का उपजाना शुरू किया गया। और यही वो रीजन है जहां सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, सबसे पहले। उसके बाद कहां, और भारत में सबसे पहले कहां हुआ, विंध्या रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहां पर सबसे पहले भारत में हुआ है। और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां। देखिए दोनों का डिफरेंस आप याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं इसको। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में। हर बार अगर नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। और यूपीएससी का देखिए, यूपीएससी की 2 चीजें क्वेश्चन के संदर्भ में, बहुत ज्योग्राफी के संदर्भ में यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। दो पैटर्न यूपीएससी के बहुत फेवरेट है, एक ईस्ट टू वेस्ट का क्रम, ईस्ट टू वेस्ट क्रम, और दूसरा नॉर्थ टू साउथ क्रम। ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, ये पैटर्न है।
तो सिंधु की आपको सहायक जो नदियां हैं वो उनके पैटर्न आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, और गंगा की आपको ईस्ट टू वेस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि गंगा में नॉर्थ टू साउथ नहीं है बल्कि ईस्ट टू वेस्ट क्रम है, क्योंकि गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पहले आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा में बहती है, उसके बाद एकदम से वेस्ट होती है और फिर सीधी एकदम से साउथ दिशा में हो जाती है। ये आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अब सहायक नदियों में लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अभी तक हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि लोगों ने खेती कहां शुरू की। तो हमने देखा सबसे पहले जो खेती का शुरुआत हुई वो हुई सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास। और कब हुई? 4700 साल पहले, यानी कि 8000 साल पहले। 8000 साल पहले सबसे पहले दुनिया में जो खेती शुरू हुई वो हुई सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के रीजन में आता है एरिया। और साथ ही दूसरी चीज कौन सी फसलें उगाई गई? गेहूं और जौ। और उसके बाद जो खेती भारत में शुरू हुई सबसे पहले विंध्या के उत्तर में और कहां पर? और आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये वो स्थान थे जहां पर सबसे पहले विंध्या के उत्तर में चावल उपजाया गया। यहाँ गेहूं और जौ की खेती नहीं हुई बल्कि चावल की खेती हुई। अब आते हैं, ये तो थी खाने पीने की बात, अब आते हैं रहने की बात। तो और हमने देखा ये जो लोग रहते थे ये किस तरह रहते थे? ये गांवों में रहते थे। ये लोग गांवों में रहते थे जिन्होंने इस तरह की खेती शुरू की। अब होता है अर्बनाइजेशन का चरण शुरू। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास का जो रीजन था, यहां सबसे पहले अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। देखिए सेटलमेंट जब भी होता है, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि मनुष्य को सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उसके लिए पानी। तो आप देखेंगे जहां पर पानी की व्यवस्था अच्छी होगी वहीं पर ही ज्यादातर लोगों की रहने की, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो वहीं पर ज्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, वाटर की फैसिलिटी अच्छी होगी। वाटर की अगर अच्छी फैसिलिटी होगी तो वहां पर खेती की भी अच्छी व्यवस्था होगी, इसलिए खान पान की भी कोई दुविधा नहीं होगी। क्योंकि खेती के संदर्भ में पानी, किसी भी खेती को, किसी भी कृषि को सिंचाई चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। और पानी जहां मिलेगा वहां पर मानव ज्यादा से ज्यादा बसेगा, और जहां पर पानी होगा वहां पर अन्य जानवर भी आएंगे। इसलिए मांस की भी, जो अगर मांसाहारी लोग हैं जो मांस खाते हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पानी जानवरों की भी एक बेसिक नीड है। तो उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए जानवर भी पानी पीने नदी नालों के पास आते हैं। तो वहां पर जो मांसाहारी लोग हैं, कार्निवोरस हैं, उनकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी। फिर आते हैं यहां 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे। तो ये इंडस नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन सी हैं? 5 स्पेशली सहायक नदियां हैं। अगर आप इनका नॉर्थ से साउथ क्रम देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, बयास जिसे कहते हैं, और सतलज। देखिए बयास नदी सतलज की सहायक नदी है। ये सारी नदियां इंडस में मिल जाती हैं। और झेलम, बाकी जो दो हैं झेलम और रावी, ये चेनाब की सहायक नदियां हैं, और बाकी बयास सतलज की सहायक नदी है, और ये सारी इंडस में मिल जाती हैं। तो आपको इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम याद रखना होगा। सबसे ऊपर तो इंडस है। इंडस के अलावा जो 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बयास और सतलुज, JCRBS और S, ये आपका नॉर्थ टू साउथ क्रम है। तो आपको ये 100% याद रखना है, कभी भी पूछ लिया जा सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए सिंधु नदी के किनारे जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ है वो हुआ है 4700 वर्ष पूर्व। और अगर आप प्रॉपर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गंगा नदी के आसपास कृषि के साथ साथ नगरों का विकास हुआ, यानी कि अर्बनाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन की जो स्टार्टिंग हुई वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई है। और वो 2500 वर्ष पूर्व किस तरह हुई? गंगा और इसकी सहायक नदियों के आसपास। और यही इसकी नदियों के आसपास ही आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, मगध रीजन का उदय हुआ। मगध रीजन कहां था? इसी गंगा नदी की घाटी में। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि बिहार के नाम, वर्तमान में जो बिहार का रीजन है, इसी नाम से जाना जाता था। तो आप देखेंगे कि गंगा की ये सहायक नदियां हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी, कौन सी है? यमुना। उसके बाद ऐसे ही आपकी गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, इसी तरह ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये महानंदा है भी, इसके बाद महानंदा भी आती है। तो आपसे कभी कभी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी नदी भी गंगा की पूछ ली जाती है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी नदी गंगा में
इसके दाहिने तट पर मिलती है, कौन सी नदी बाएं तट पर मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए जब गंगा, क्योंकि पूर्व की दिशा में बहती है, जब पूर्व की दिशा में, मान लीजिए आप ये पूर्व की दिशा में चल रहे हैं, आप ये खड़े हुए हैं और आपका मुंह है इस तरफ, इधर इस साइड में है, तो जाहिर सी बात है तो आपका लेफ्ट हैंड यहां होगा और राइट हैंड यहां होगा, दाहिनी तरफ, यानी कि आपके राइट हैंड की तरफ। जब गंगा पूर्व की दिशा में बह रही है तो इसका मतलब इसके राइट हैंड की बात हो रही है, और राइट हैंड इसका इस तरफ होगा, नेपाल की साइड, यानी कि नेपाल वाले रीजन से जो नदियां निकल कर आ रही हैं वो कहां होंगी, वो इससे दाहिने तट पर मिलेंगी। और जो आपके मध्य प्रदेश यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की साइड से जो नदियां निकल कर आ रही हैं, यानी कि विंध्या और सतपुड़ा रेंज से जो नदियां निकल कर आ रही हैं, स्पेशली विंध्या रेंज से, तो वो कहां मिलेंगी, गंगा से बाएं तट पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहां पर आके मिलेंगी। तो आपसे नदियों के, गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां, गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, ये यूपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से है। वो हमेशा दाहिने तट और बाएं तट पे क्वेश्चन पूछ लेती है। यूपीपीएससीएस आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलती है, गंगा से दाएं तट पर मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सोन, तमसा, बेतवा, ये सारी नदियां आपसे एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो यहाँ का जो रीजन कहलाता था, ये मगध रीजन कहलाता था। इन्हीं नदियों के आसपास, गंगा नदी के आसपास, भारत में गंगा नदी के आसपास क्या हुआ है, नदियों जो 2500 वर्ष पूर्व अर्बनाइजेशन हुआ, यानी कि शहरीकरण हुआ, शहरीकरण की शुरुआत। फिर है अब आते हैं, देखिए यात्राओं की बात। हमने देखा अभी शुरुआत में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लोगों की देखी बेसिक नीड क्या होती है, क्या कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लोग कहते हैं ना बेसिक नीड तो यही है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी की भी बात हो गई, यानी कि कृषि की भी बात हो गई। कपड़ा हमने देख लिया कि किस तरह के कपड़े पहनते थे। मकान जो है रहन सहन, यानी कि अर्बनाइजेशन की और गांवों की भी बात हो गई। अब जब इन चीजों की इंसान की नीड पूरी हो जाती है तो उसको फिर तफरीह सूझती है, अब उसको घूमने फिरने का ख्याल आता है। तो लोगों ने उपमहाद्वीप में एक जगह से दूसरी जगह तक यात्राओं की शुरुआत की। अब आप देखेंगे कि पहले जो यात्रा करने के साधन होते थे, पहले समुद्री मार्ग का तो खोज हुई नहीं थी, समुद्री मार्गों की तो खोज हुई ही नहीं थी। तो पहले क्या होता था, पहले लैंड रूट के जरिए, यानी कि भू मार्ग के जरिए यात्राएं की जाती थी। हर कोई इंसान यात्रा भी नहीं करता था। देखिए यात्रा वही करेगा, घूमने फिरने का शौक उसे ही होगा जिसकी जेब भरी हुई होगी, यानी कि जिसकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। यानी कि जो हैंड टू माउथ होगा वो क्या घूमेगा, उसको घूमने के लिए भी पैसे का खर्च होता है, एनर्जी लगती है। तो ये सारा काम वही करेगा जिसकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं। तो क्योंकि इसमें खतरे भी होते हैं, आप देखेंगे कि जब लैंड रूट्स के जरिए इंसान जाएगा तो उसमें हिमालय जैसे पहाड़ भी पड़ेंगे, रेगिस्तान भी पड़ेंगे, राजस्थान के हमारे रेगिस्तान भी पड़ेंगे, थार जैसे मरुस्थलों से भी गुजरना होगा और हिमालय जैसे पहाड़ों से भी गुजरना होगा, आपकी गंगा और सिंधु जैसी नदियों को भी पार करना होगा। तो ये सारी जो यात्राएं होंगी फिर यहाँ से जोखिम भरी हो जाएंगी, क्योंकि स्टीमर तो चलते नहीं थे, नावें तो चलती नहीं थी जो गंगा नदी को और सिंधु नदी को पार कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है वो ऐसे समय की अगर इस नदियों को पार करेंगे तो वो ऐसे समय का इंतजार करेंगे जिन समय इन नदियों में पानी का बहाव कम हो, तभी वो इन नदियों को पार करेंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों? अब हमें इससे यह पता चलेगा कि हम यात्राएं क्यों पढ़ते हैं। यात्राओं से यह पता चलता है कि लोग एक जगह से, अगर कहीं पर लोग पैदा हुए तो एक जगह से दूसरी जगह फैलना कैसे शुरू हुए, एक्सपेंड कैसे हुए। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में सुलेमान और पिरथर पहाड़ियों के पास लोगों का शुरुआत हुई मानव सभ्यता की, तो ये दूर तक फैल कैसे गई, दूर तक। तो इसकी कई वजहें हो सकती है, कभी कभी यात्रा भी उसकी वजह होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं तो लोग एक जगह छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा 2004 में सुनामी आई तो अंडमान निकोबार का जो सबसे साउथ का रीजन था, इंदिरा कोल, वो पानी में डूब गया, तो वहां के लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। तो कभी कभी नेचुरल आपदाएं आती हैं, कभी कभी मैन मेड आपदाएं आ जाती हैं। तो कभी कभी एक दूसरी, आप देखेंगे इसमें ही पढ़ेंगे कि ईरानी और दुरानी जो साम्राज्य थे वो हमले करते थे, तो उनके हमलों से कभी बचने के लिए भी लोग भाग जाते थे एक दूसरी जगह। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो राजा महाराजा होते थे वो दूसरे एरियो को जीतने के लिए, वहां की संपदाओं को, वहां के संसाधनों को कब्जा करने के लिए भी यात्राएं करते थे। तो इस तरह वो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग एक ही जगह बस जाते थे। जैसे मुगलों का उदाहरण आप ले लें कि मुगलों को यहाँ का वातावरण, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पसंद आया, क्लाइमेट इतनी पसंद आई कि वो इंडिया में ही रह गए और 700-800 साल इंडिया में ही रहने लगे। तो कभी सेनाएं एक दूसरे विजय हासिल करने के लिए आती थी, कभी व्यापारी काफले में जहाजों के साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर आते थे। जैसे कि आप देखेंगे ईरान से, अफगानिस्तान से आते थे लोग, क्या लेकर आते थे, बहुत बहुमूल्य रत्न लेकर आते थे और यहाँ से मसाले लेकर जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि उन दिनों में जब एंशिएंट सभ्यताएं या आपका सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, तो उन दिनों में देखिए कल्चर, जो रिलीजन होता है, रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा
मान्यता होती थी, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी रहता था। तो इसमें क्या होता था, लोग अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते थे। तो उस संदर्भ में कभी कभी उनके धर्मगुरु अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि जो चीनी यात्रियों ने यात्राएं की, जैसे कि फाशियन, श्वेन-तुसांग, इसी तरह के जो इत्सिंग, ये सारे किस लिए आए थे, ये अपने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आए थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है नई जगहों के बारे में जानने के लिए। तो बहुत सी जगहें कभी लोग घूमने के पर्पज से यात्राएं करते हैं, कभी लोग काम की तलाश में करते हैं, जो आज भी करते हैं लोग। कभी कभी एक दूसरे क्षेत्र को जीतने के लिए यात्राएं करते हैं। कभी कभी एक पुल इन्फ्लेशन होता है, या इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर पुश फैक्टर काम करता है कि आपदा आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर, तो वो क्या करता है, वो पुश फैक्टर काम करता है। तो वो पुश फैक्टर की वजह से वहां से लोग छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। लेकिन इनसे होता क्या था, जब देखिए मान लीजिए अब म्यांमार के लोग या फिर अफगानिस्तान के लोग, जैसे कि आप देख रहे होंगे तालिबान का कंट्रोल हो रहा है, तो बहुत से अफगानी लोग इंडिया आने की उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है, पहला प्रेफरेंस वो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के कल्चर से बहुत घुले मिले हैं, इंडियंस भी बहुत ज्यादा वहां रहते हैं। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए 1 लाख लोग शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान से इंडिया आ जाएं, तो क्या होगा, आने वाले 10-20 साल बाद वो यहाँ के कल्चर में घुल मिल जाएंगे। और दूसरा एक क्या होगा, जिन क्षेत्रों के आसपास वो रहेंगे, तो उन लोगों में भी, वहां के बच्चों में भी, अगर इनके यहाँ से बच्चों से आसपास फ्रेंडशिप हो जाएगी या फिर उनके साथ किसी स्कूल में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले 10-20-50 साल बाद जो नई जनरेशन होंगी, 2-3 जनरेशन के बाद क्या होगा, अफगानी कल्चर इंडियन कल्चर में मिक्स हो जाएगा और इंडियन कल्चर अफगानी कल्चर में मिक्स हो जाएगा। तो क्या होता है, एक दूसरे के विचार जानने का मौका मिलता है और एक दूसरे की एथनिसिटी, एक दूसरे का कल्चर को अडॉप्ट करने का भी मौका मिलता है। अब होते हैं देश के नाम। अब देश का नाम इंडिया कैसे पड़ गया, क्योंकि हम इंडिया के ही संदर्भ में अभी बात कर रहे हैं। देश का नाम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का हम प्रयोग करते हैं। तो यह क्या है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और इंडस क्या है, नदी का नाम, जिसे हम सिंधु के नाम से हिंदी में जानते हैं, सिंधु। तो इंडस इसी का नाम था। और इंडस कौन कहता था, जो कि पर्शिया, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है और इंडिया के संदर्भ में एंशिएंट मैप है। तो ये जो पर्शियन रीजन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर के अंतर्गत पूरा ईरान, आपका गल्फ की कुछ कंट्रीज, इराक, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, ये सारी पर्शियन कल्चर एम्पायर के अंतर्गत आती थी। तो जो पर्शिया जो थे, जो ईरानी थे, और दूसरे यूनान कौन था, ग्रीस, जो कि आपने देखा होगा यूएसएसआर के विघटन के बाद जो 27-28 ईस्ट यूरोपियन मुल्क बने हैं, ईस्ट यूरोपियन जो देश बने हैं, उसमें एक देश है ग्रीस, जहां पर बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, वहां पर बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है वहां की इकोनॉमी। आप कभी अक्सर न्यूज में सुनते भी नहीं होंगे। तो उसका प्राचीन नाम क्या था, ग्रीक। बहुत ही डेवलप कंट्री थी, उसने हुकूमत की है दुनिया पर। यूनान, जिसे अरबी में या हिब्रू में यूनान कहते हैं, यूनान, तो इसी का ही नाम यूनान था, इसी को ग्रीक कहते थे, ग्रीस, जिसको हम ग्रीस कहते हैं। तो ये क्या था, यहाँ के लोग आक्रमण करते थे एक दूसरी जगहों पर, और जिसे बेंजेंटाइन एम्पायर कहलाता था, ये बेंजेंटाइन एम्पायर। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, पर्शिया के और बेंजेंटाइन के एम्पायर के लोग, क्योंकि इनकी सरहदें मिली हुई थी, तो ये एक दूसरे से होड़ लगी रहती थी, आपस में कंपटीशन रहता था ज्यादा से ज्यादा लैंड को कैप्चर करने का, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कब्जा करने का, रिसोर्सेज पर कब्जा करने का। तो इन्होंने क्या किया, इंडस नदी जो थी, इंडस नदी को इंडस कहा, और इंडस के पूर्व में रहने वाले लोग, यानी कि ये जो इंडस नदी बह रही है, हमने ऊपर जैसे कि मैप में देखा था, इंडस नदी ये जो बह रही है, इंडस नदी के जो पूर्व में जो कंट्रीज हैं, इंडस है, इंडस की जो ईस्ट में कंट्रीज है, ईस्ट में, तो इन कंट्रीज को क्या कहा, इस कंट्रीज को क्या कहा गया, इंडिया, यानी कि आपका भारत, संस्कृत में जिसे सिंधु कहा जाता है, और ये इसी से इंडस से निकला है। ईरान और यूनान में लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा, और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि इन्होंने इस नदी को क्या कहा, इंदोस, और इसी को ही हमने बिगाड़ कर इंडियंस ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में मैनिपुलेट करके हिंदोस कहने लगे तब उस समय के लोग। और इन ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व के देश को क्या कहा, जो पूर्व की लैंड थी, यानी कि पूरे देश, यहाँ देश की बात नहीं हो रही है, इंडस के जो पूर्व में जो भूमि प्रदेश था, उस प्रदेश को क्या कहने लगे, वो इंडिया। तो इस तरह इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। अब आते हैं भरत नाम का प्रयोग। अब इस नाम का प्रयोग हमने कहाँ देखा है, इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। अब भरत जो है, भरत कौन थे, अब हमने भारत तो देख लिया, यानी कि इंडिया तो देख लिया, अब भरत कैसे आया। भरत नाम जो था
अब पहले जो भूमि प्रदेश था सिंधु नदी के पूर्व में का जो भूमि प्रदेश था उसका नाम तो इंडिया पड़ गया। अब इस प्रदेश में रहने वाले लोग जो थे उनका नाम क्या पड़ गया? भरत। यानी कि भारत में, इंडिया में रहने वाले लोगों का नाम भरत पड़ गया। इस भरत, ये पूरे समूह की बात हो रही है, पूरे समूह को भरत कहा जाता था। यानी कि होल पॉपुलेशन को इंडिया की क्या कहा जाता था? भरत। ये पूरे समूह को कहा जाता था। पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था भरत नाम का प्रयोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए। ये उत्तर पश्चिम का समूह कौन सा था? जो भारत के उत्तर पश्चिम में था, ना कि इंडस के उत्तर पश्चिम में। ये भारत के उत्तर पश्चिम में एक समूह था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भरत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से वेद में किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आपसे 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जो उल्लेख है भरत नाम का वो ऋग्वेद में 3500 साल पुराने ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। यानी कि भारत नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाने लगा या पुकारा कहा जाने लगा। अब हमें ये सब बातों का पता कैसे चला? जितना भी हमने देखा कि कृषि कब शुरू हुई, हमने देखा कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कब शुरू हुआ, खेती कैसे शुरू हुई, गेहूं और जौ की खेती सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के पास कैसे शुरू हुई, विंध्या के उत्तर में चावल की खेती कैसे शुरू हुई, अर्बनाइजेशन सिंधु नदी के पास कैसे शुरू हुआ, यह हमें पता कैसे चला? तो इसके कुछ स्रोत होते हैं। स्रोत किस तरह के होते हैं? ये हाथ से लिखी पांडुलिपि होती हैं। कुछ पांडुलिपियां होती हैं जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट ये लैटिन शब्द है जो कि मेन्यू से निकला है और मेन्यू का लैटिन में नाम होता है हाथ। मेन्यू का नाम होता है हाथ। हाथ से लिखी हुई जो स्क्रिप्ट होती है उसे क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती थी? ये एक भूर्ज नाम का पेड़ होता था। भूर्ज नाम के पेड़ की छाल पर हाथ से लिखी जाने वाली एक भोजपत्र पर लिखी होती थी और इसे ही मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। तो इन्हीं के जरिए इन जितनी भी चीजों का है वो पता चलता है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में होती हैं। इन मंदिरों और विहारों के बारे में हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इन पुस्तकों में क्या होता था? धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी के बारे में चर्चा मिलती थी। देखिए, अगर हमें इस तरह के, आज भी आप देखते होंगे, अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल बुक देखेंगे, हिस्टोरिकल छोड़िए, अगर आप आज के संदर्भ में भी देखेंगे तो जो ज्यादातर बुक्स लिखी जाती हैं या जो ज्यादातर आपको लेख मिलेंगे, ज्यादातर बुक्स का जो कंपाइलेशन मिलेगा, कलेक्शन जो मिलेगा, वो ज्यादातर किसके लिए किसको लेकर मिलेगा? जो ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग हैं उनको लेकर मिलेगा, या फिर राजा महाराजाओं को लेकर मिलेगा, या रॉयल फैमिलीज के बारे में मिलेगा। आपको गरीब तबके के बारे में नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही पहले भी होता था। जो लिखा जाता था वो कौन लिखते थे? लोग। राइटर्स कौन होते थे? राइटर्स की नजर किस पर होती थी? वहां की गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कौन? राजा महाराजा, वहां का अमीर लोग, वहां के ट्रेडर्स जो होते थे, वहां की धार्मिक मान्यताएं कि धर्म कौन सा प्रचलित है, किस किस धर्म के लोग हैं, बेसिकली ये सब होता था। तो जो बिल्कुल गरीब लोग थे, गरीब तबके के बारे में ज्यादातर जानकारियां उपलब्ध नहीं है। तो जो जितनी भी जानकारियां हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती हैं वो सारी अमीरों के बारे में जानकारियां हैं, राजा महाराजाओं के बारे में जानकारियां हैं, या फिर धर्म को लेकर जानकारियां हैं। तो आपको गरीब लोगों की जानकारियां नहीं मिलेंगी। केवल इतना मिल जाएगा कि गरीब थे, बस। क्या थे, कैसे थे, ये नहीं मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं भी, नाटक भी होते हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है। इस तरह के काव्य भी हैं, महाकाव्य, जिनसे पुराने लोगों का पता चलता है। कई इसमें संस्कृत में लिखे गए हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। अब देखिए, यहाँ पर संस्कृत और तमिल की बात हो रही है, यानी कि भाषाओं की बात हो रही है। तो आपको यह भी डिफरेंस पता चलेगा कि संस्कृत जो लैंग्वेज जो यूज होती थी वो किसके लिए थी? एलीट क्लास के लिए। एलीट क्लास कौन? जो रॉयल लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, जैसे राजा महाराजा, जैसे कि कुलीन लोग, कुलीन वर्ग जो था, जैसे कि शासक वर्ग, या फिर आपके क्षत्रिय वर्ग। तो ये जो लोग थे, क्षत्रिय वगैरह, ये लोग संस्कृत यूज करते थे, जैसे पंडित, ब्राह्मण लोग। लेकिन जो आम जनमानस जो थी, जैसे शूद्र होते थे या फिर स्त्रियां होती थी, इनके लिए कौन सी भाषा यूज करते थे? ये प्राकृत भाषा यूज करते थे। आप इसीलिए इसी पर्सपेक्टिव में आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसीलिए एक्सपेंड हो गए क्योंकि उन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया, यानी कि उन्होंने अपने उपदेशों को आम जनमानस तक पहुंचाया। इसलिए वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर गए, वो इसीलिए बहुत तेजी से वो फैलना शुरू हो गए, क्योंकि उनकी जो उपदेश थे वो आम जनमानस के लिए खुले हुए थे। और जबकि वहीं हिंदू धर्म जो था, वो हिंदू धर्म में वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसको? शूद्रों को, स्त्रियों को। लेकिन हल्के हल्के हम देखेंगे कि उसमें भी किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, वो हमारे लिए बात का विषय होगा। पांडुलिपि क्या होती थी? पांडुलिपि 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये कुछ इसके बारे में फैक्ट दिया गया है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो प्राकृत भाषा का लोग किस लिए क्या यूज किया करते थे? आम लोग इसका यूज किया करते थे।
अब आप देखेंगे इसके बाद और क्या तरीके थे। एक तो हो गई पांडुलिपि, हमें इस बारे में जानने के लिए कि जितना भी हमने देखा कि कृषि का विकास कैसे हुआ, लोग कैसे रहते थे, जीवन यापन किस तरह करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह यात्राएं करते थे, तो इसके बारे में हमें कौन कौन बताता है। पहला तो पांडुलिपियां बताती हैं, दूसरा कौन बताता है, अभिलेख बताते हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते थे, देखिए पहले और इसमें फर्क क्या है। दोनों पे लिखा तो जाता था, लेकिन फर्क क्या है, जो पांडुलिपियां होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती थी। दूसरी चीज ये मुलायम वस्तु होती थी, ये मुलायम होती थी और इसके खराब होने का डर होता था हमेशा। और ये काफी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट पहले की जमाने की खराब भी हो चुकी हैं। लेकिन इसी के विपरीत इंस्क्रिप्शन क्या होते थे, इंस्क्रिप्शन को किसी कठोर वस्तु पर, जैसे कि लोहे पर या फिर आपका पत्थरों पर, इन पर गुदवाया जाता था, इन पर उकेरा जाता था। उकेरना किसे कहते हैं, जैसे कि नक्काशी देखा होगा आपने करी, आपने देखा है कि नक्काशी कैसे करी जाती है। नक्काशी को उकेरा जाता है, यानी कि गूदा जाता है। जैसे बहुत से लोग अपने हाथों पर टैटू बनवाते होंगे, तो वो एक तरह का, अब तो खैर बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, उसमें गूदना तो नहीं पड़ता है, पहले गूदा जाता था, तो इस इंस्क्रिप्शन पर गूदा जाता है। तो इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में फर्क यही है कि उनको इंस्क्रिप्शन जो होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी, वो मुलायम चीज पर होती थी, यानी कि उनके खराब होने का डर रहता था। इसलिए बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शन खराब हो चुकी हैं। आप देखेंगे, आप आगे पढ़ेंगे भी कि जो चीनी यात्री यहाँ से इंस्क्रिप्शन, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो अपने नावों पर लाद कर लेकर जा रहा था, या सॉरी नावों पर नहीं, अपने घोड़ों पर लाद कर लेकर जा रहा था, वो चाइना जाते समय किसी नदी में डूबकर खत्म भी हो गई थी बहुत ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट। तो लेकिन इंस्क्रिप्शन का क्या होता है, इंस्क्रिप्शन पत्थर पे होते हैं, तो इनके खराब होने की संभावना ना के बराबर होती है। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी कि गुदवाते थे। तो देखिए इंस्क्रिप्शन कौन कराएगा, ये एक मेहनत का काम है और खर्चीला काम है, तो जाहिर सी बात है ये शासक वर्ग ही करा सकता है, ये आम वर्ग नहीं करा सकता। अब जब शासक वर्ग कराएगा तो वो क्या लिखवाएगा, तो सोचने वाली बात है। अगर शासक वर्ग इस इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी उपलब्धियां लिखवाएगा, वो ये लिखवाएगा, अपनी तारीफ लिखवाएगा, अपनी बड़ाइयां लिखवाएगा कि उसने जनता के बारे में, जनता के लिए क्या क्या किया, उसने कहां कहां विजय प्राप्त की, अपने विजय अभियानों के बारे में लिखवाएगा। तो इसलिए जो जितने भी इंस्क्रिप्शन मिलेंगे वो ज्यादातर आपको शासक वर्ग की दृष्टि से ही मिलेंगे कि शासक वर्ग क्या सोचता था और वो क्या करवाता था, उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब अन्य अभिलेखों में राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। देखिए जो साउथ इंडिया में कुछ इंस्क्रिप्शन जो मिलेंगे, वहां पर आपको कुछ आम जनमानस के बारे में भी मिल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि साउथ इंडिया में ट्रेडर्स ज्यादा थे। साउथ इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो खुद भी, बहुत से ट्रेडर्स इतने अमीर थे कि वो खुद भी इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे और बहुत से मंदिरों में उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए और बहुत से मंदिर खुद भी बनवाए। तो इसलिए आम जनमानस के बारे में कुछ साउथ इंडियंस के इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो मिलेंगे वो राजा और रानियों के बारे में ही आपको बताते हुए मिलेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके विजय अभियानों के बारे में बताएंगे। अब शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा करवाते थे, जैसे कि हमने आपको बताया। और एक चीज और देखिए, हमने ऊपर बताया है आपको कि संस्कृत शब्द का यूज, संस्कृत जो है यूज की जाती थी, और संस्कृत जो यूज की जाती थी वो किसके लिए थी, वो संस्कृत जो थी वो कौन यूज करता था, वो एलिट क्लास करता था, यानी कि शासक वर्ग, और आम जनमानस प्राकृत भाषा यूज करते थे। देखिए आप जो ये लिखा देख रहे हैं, मतलब इसको लिए आपके लिए आपको पता होना चाहिए हिंदी भाषा। जो आप यहाँ लिखा पढ़ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये हिंदी भाषा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए एक भाषा है, जब आप इसको बोलेंगे तो आपके लिए ये एक भाषा है। आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन जब आप यही लिखेंगे, मान लीजिए आप लिख रहे हैं भूगोल, तो जब आपने ये लिखा तो ये लिखा तो हिंदी में है, वो सॉरी ये भाषा तो हिंदी है, लेकिन ये जो लिखाई है ये क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट अलग चीज होती है, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो स्क्रिप्ट हो जाती है, लेकिन जब हम उसे बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वो एक भाषा हो जाती है। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए, आई होप आप सभी को पता होगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं। अब 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख जो जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। आप इस तरह के कई अभिलेखों के आगे बारे में देखेंगे। तो ये किसने लिखवाया था, ये अशोक ने लिखवाया था, और अशोक नाम के शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी कि गुदवाया गया था। जब हम लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने लिखा ना कि जब हम लिखते हैं, जब हम लिख रहे हैं तो हम किसी लिपि का, यानी कि हम ये देवनागरी लिपि का उपयोग कर रहे हैं। और ये किस भाषा में लिख रहे हैं, हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लिखने में हम देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देवनागरी हम स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह भाषा और स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम बोलते या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, यानी कि यूनान जो लिखा गया है
ये किस में लिखा गया है? यूनानी और अरामाइक नामक दो अलग अलग लिपियां हैं, ये स्क्रिप्ट हैं, ये अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया है। यानी कि यूनानी में और अरामाइक में आप देखेंगे कि यूनानी अलग क्षेत्र में, यूनानी जो स्क्रिप्ट है वो अलग क्षेत्र में यूज होती थी और ब्राह्मी लिपि अलग क्षेत्र में यूज होती थी, जो कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिखेगी। ब्राह्मी लिपि कभी आप नाम सुनेंगे तो आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि अरामाइक लिपि किस क्षेत्र में यूज होती थी और ब्राह्मी लिपि किस क्षेत्र में, इंस्क्रिप्शंस में, अशोक के इंस्क्रिप्शन में कौन से क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि का यूज किया जाता था और कौन से क्षेत्र में अरामाइक का यूज किया जाता था। तो अरामाइक और यूनानी भी अलग अलग स्क्रिप्ट हैं। इसके अलावा अन्य वस्तुओं में बनी प्रयोग में लाने वाली चीजें होती थी। अब जाहिर सी बात है, जब वो खान पान करते थे तो खाने के लिए या फिर अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए किसी वस्तु का, बर्तनों का यूज किया जाता होगा। तो ऐसे वस्तु और बर्तन भी इतिहासकारों के लिए स्रोत का मार्ग बनते हैं, स्रोत का साधन बनते हैं, क्योंकि अभी हम स्रोत पढ़ रहे हैं कैसे इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को पता चलता है पुराने लोगों के बारे में। देखिए, पुरातत्वविद और इतिहासकार दोनों अलग अलग होते हैं। पुरातत्वविद कौन होते हैं? ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट का कोई अध्ययन कर रहा है, कोई इन पोएट्री का अध्ययन कर रहा है, इस तरह की पोएट्री का, कोई इंस्क्रिप्शन का अध्ययन कर रहा है, तो ये कौन है? पुरातत्वविद। इन्हें हम क्या कहेंगे? आर्कोलॉजिस्ट। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, ये खुदाई भी करते हैं, छानबीन भी करते हैं, ये आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। ये पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष जो बचे हैं और चित्रों और मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते हैं। यानी कि बहुत सी वस्तुएं आप देखते हैं कठोर भी होती हैं, बहुत सी मुलायम भी होती हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत सी कठोर होती है जैसे कि हमारे इंस्क्रिप्शन, तो इनके खराब होने का डर कम होता है और मैन्युस्क्रिप्ट के खराब होने का डर ज्यादा रहता है। पुरातत्वविद अब उसमें क्या करते हैं? अब वो खाने पीने का पता कैसे करते हैं? वो जानवरों की हड्डियां, जो पुरानी हड्डियां उनको मिलती हैं, हड्डियों से ये पता चलता है, हड्डियों पे दांतों के निशान देखे जाते हैं, उससे ये पता चलता है कि लोग इसको खाते थे, क्या क्या वस्तुएं खाते थे, कौन कौन से जानवरों को खाने में इस्तेमाल करते थे, इस तरह। और वनस्पति जो होती है, वनस्पति का अवशेष मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि हजारों सालों में वनस्पति खत्म हो जाएगी, लेकिन जानवरों और चिड़ियों के अवशेष, मछलियों की हड्डियां और बड़े जानवरों के अवशेष जो होते हैं उनकी हड्डियां वो कभी कभी रह जाती हैं। तो इसलिए उनसे पता करना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली कि पहले के लोग क्या खाते थे। अब पांडुलिपियां अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का यूज करते हैं। अब जो सारी चीजें, यानी कि पोएट्री जहां मिलती है, इनको देखकर, जो किले होते हैं या पुराने किले, इंस्क्रिप्शन होती हैं या फिर मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, इन सभी की जो जांच पड़ताल करता है वो आर्कोलॉजिस्ट करता है। इन सभी की जांच पड़ताल करने के बाद जो जानकारी इतिहासकार को दी जाती है वो इतिहासकार के लिए क्या हो जाता है? स्रोत हो जाता है। यानी कि हिस्टोरियन इन चीजों को अपनी एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में इनको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में लिख देते हैं। अब इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब यानी कि इन चीजों पर बेस्ड जितना भी स्रोत मिलता है हिस्टोरियन को, वो उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है। अब जैसे इन स्रोत के हम पढ़ते हैं तो यह हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और हम आसानी से अपने पुराने जीवन के बारे में समझ सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, अतीत एक या अनेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अतीत एक होता है, पास्ट एक होता है या अनेक होते हैं? आप सोचते होंगे, या हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि पास्ट तो एक ही होता है। यानी कि अब अगर सोच रहे हैं आप कि 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले क्या था, वो पास्ट एक ही तो पास्ट है, वो 2000 साल पहले का पास्ट नहीं, ऐसा नहीं है। पास्ट अलग अलग होता है। देखिए, पास्ट राजाओं के लिए अलग है, गरीब आदमी के लिए अलग है, कृषक के लिए अलग है, रानियों के लिए अलग है, शिल्पकारों के लिए अलग है, क्राफ्टमैन है उनके लिए अलग है, ट्रेडर्स के लिए अलग है। तो हर किसी का अपना अलग अतीत होता है, वो उसी दृष्टि से उस अतीत को देखता है। तो इसलिए सबके अतीत अलग अलग होते हैं, राजा रानियों के, व्यापारियों के और शिल्पकारों का जीवन, इन सभी का क्योंकि जीवन अलग होता है इसलिए उनका अतीत भी अलग होगा। अब अंडमान, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, देखिए आपको जैसे कि पता होगा वहां पर शोम्पेन जो ट्राइबल्स हैं, शैम्पेन ट्राइबल्स हैं, उनका वो क्या करते हैं, वो आज भी आखेट करते हैं। तो वो अगर आप जाओगे तो वो फौरन आप पर हमला कर देंगे, जानलेवा हमला कर देंगे। जैसे कि आपने 1-2 साल पहले सुना होगा, कोई अमेरिकन यूएस का कोई टूरिस्ट आया था जिस पर हमला कर दिया और उसकी जान चली गई उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर घूमने आया था। और तो ऐसी जगहें इंडिया में बैन है, आप वहां पर एंट्री नहीं कर सकते, स्पेशल परमिट लेकर भी आप एंट्री नहीं कर सकते, वहां पर बैन है ये जगहें। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज भी दुनिया वैसी ही है जैसे पहले उस जमाने में थी, वो उसी तरह आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके लिए अतीत अलग है, आपका अतीत का मायने अलग है। तो ये हर चीज में हम
अलग अलग भेद करते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा फुल लेंथ हमने कवरेज कवर किया है। इसी तरह अब अगला हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा कल, जिसमें हम दिन में आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आईएएस का जो प्री है उसके लिए हम स्ट्रेटेजी लाएंगे। 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस समय आखिर के 30 दिनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आप डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटेजी बताएंगे एकदम सटीक, जैसे हमने आपको ईपीएफओ एग्जाम्स के लिए बताई थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।